इमरान खान के हवाले से नाजरीन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक खबर है, राणा सनाउल्लाह साहब ने तस्दीक कर दी उस बात की जो हम बड़े लंबे अरसे से कह रहे हैं। यानी लोग इसको मानते नहीं हैं, लेकिन अब राणा सनाउल्लाह साहब जो खुद हुकूमत का हिस्सा है, वफाकी हुकूमत है, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं, सवाल उनसे पूछा गया कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए और उन्हें मुशावरत में शामिल किया जाए कौमी यकजहती के लिए। तो इस पर राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इमरान खान ना रिहा होने को तैयार है ना बैठने को तैयार है, आप बताएं हम इनका क्या करें। देखिए, एक तो राणा साहब, हुकूमत की इतनी औकात ही नहीं है कि वो बैठ के कोई बात कर सके। हुकूमत तो इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवा सकती उनकी बहनों से या उनके रिश्तेदारों से या उनके साथियों से या उनके वकला से, बल्कि हुकूमत आलाकार के तौर के ऊपर मरियम नवाज और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर वहां पर रोकते हैं बाकायदा कि मुलाकात हो ना जाए। दूसरी बात यह है कि इमरान खान बैठने को तैयार है, बात करने को तैयार है, लेकिन जो बाइख्तियार लोग हैं उनके साथ बात करने को तैयार है, लेकिन वो डील नहीं करना चाहता। प्रॉब्लम यह है कि वो ये कहता है कि बातचीत करो मेरे साथ, मसले का हल निकालो, लेकिन मुझे कोई डील नहीं चाहिए। इमरान खान कहता है कि मैं नवाज शरीफ नहीं बनना चाहता और ना मैं कभी नवाज शरीफ बनूंगा। इमरान खान की कोई भी बातचीत हुई तो ये याद रखिएगा कि आखिर में यह प्रोपेगेंडा किया जाएगा कि इमरान खान भी अब नवाज शरीफ बन गया है। यानी अब जो इमरान खान के मुखालिफिन के पास आखिरी हल बचा है, आप अंदाजा कीजिए कि नवाज शरीफ साहब किस लेवल पे पहुंच गए हैं। वो आखिरी हल ये है कि इमरान खान को नवाज शरीफ करार दे दो कि नवाज शरीफ तो बर्बाद हुआ, इमरान खान को भी बर्बाद करवा देते हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कुछ ना कुछ करके अपना इक्तदार बचाकर रखते हैं। लेकिन इमरान खान इस पर बांध नहीं रहा। अब इमरान खान के पास तीन रास्ते हैं इमरान खान के पास। या तो वो नवाज शरीफ बन जाए, पहला रास्ता, जिससे इमरान खान साहब ने इनकार किया कि नवाज शरीफ मैं नहीं बनूंगा। इमरान खान के बाद दूसरा रास्ता यह है कि वो जेल में लंबा अरसा गुजारने के लिए तैयार हो जाए जब तक कि यह निजाम थक के इमरान खान साहब को बाहर ना निकाल दे। यह है दूसरा रास्ता जो इमरान खान साहब के पास है। तीसरा रास्ता यह है कि इमरान खान साहब अवामी ताकत से इस निजाम को शिकस्त देकर बाहर आ जाए, लेकिन इसके लिए उनकी लीडरशिप को हौसला करना पड़ेगा, उनकी लीडरशिप को तगड़ा होना पड़ेगा। लीडरशिप ने अवाम को कमजोर कर दिया, उल्टा डी चौक में ले जाते हैं लोगों को और वहां से खुद भाग जाते हैं, और ये बार बार किया। और अली अमीन गंडापुर का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अली अमीन गंडापुर अगर बहादुरी दिखाते, दिलेरी दिखाते, तो आज सूरत मुख्तलिफ होती। अली अमीन गंडापुर एक सूबे का वजीर आला है और उस सूबे के सया सफेद का मालिक है, वहां की अवाम उसके साथ खड़ी हुई है, वो बहुत ताकतवर है। वहां पे इतना मैंडेट कभी किसी को नहीं मिला, वो जितना चाहे दबाव डाल सकता था वफाक के ऊपर, लेकिन बदकिस्मती से उसने दबाव में आना पसंद किया, दबाव डाला नहीं। हत्ता कि जिन लोगों को वो लेकर आए थे इस्लामाबाद, उनको इंसाफ तक नहीं दिलवा सके। अब 4-4 महीने की सजा हो गई है। 26 नवंबर को जिन लोगों को एहतजाज के लिए अली अमीन गंडापुर लेकर गए थे ना इस्लामाबाद, उनको 4-4 महीने की सजाएं दे दी अदालत ने। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग कत्ल हुए उनको इंसाफ नहीं मिला, जो लोग जख्मी हुए, जिन्हें गोलियां लगी, उन्हें इंसाफ नहीं मिला। गोली किसने चलाई कोई पता नहीं, सीसीटीवी फुटेज कहां है कोई पता नहीं, कत्लों के मुकदमे कहां हुए कोई पता नहीं। दूसरी बात यह है कि जो लोग जबरी तौर पे लापता हो गए थे उस दिन, या जिनकी लाशें गायब हो गई थी, या जो अगवा कर लिए गए थे, वो डाटा देती थी ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 50 लोगों का। अली अमीन गंडापुर ने खुद क्लेम किया कि जनाब कुछ मिल गए हैं, हमारे 35 के करीब लोग रह गए हैं। उसके बाद से लेकर अब तक ना किसी ने पूछा ना इन्होंने बताया। तो वो लोग कहां गए, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो अवाम को इन्होंने खुद ही पीछे कर दिया। इमरान खान के बाद जो तीसरा रास्ता है, अब उसमें लीडरशिप को हौसला करना पड़ेगा, अवाम को निकलना पड़ेगा, और यही वो रास्ता है जिससे पाकिस्तान आगे निकल सकता है कि सिस्टम को शिकस्त दी जाए, सिस्टम को घुटनों के ऊपर लाया जाए और अवामी ताकत से ये चीज। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये टेंशन कहां पे पहुंची है और अमेरिका अब किस जगह पे खड़ा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो पाकिस्तान के नुक्ता नजर से या इंडिया के नुक्ता नजर से वो अमेरिका का रोल होता है, क्योंकि हमारा कर्जा वर्जा सारी चीजें वहां से जुड़ी हुई हैं। चाइना का एक रोल जरूर होता है, लेकिन इंडिया इतनी इंपॉर्टेंस देता नहीं है, और वो तो चाइना के साथ उनकी लड़ाई झगड़ा चलता भी रहता है। फिर इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है कि चाइना उनके साथ मुकम्मल बिगाड़ तो पैदा नहीं करेगा पाकिस्तान की खातिर, लेकिन चाइना का टिल्ट पाकिस्तान की तरफ रहता है, ये भी एक हकीकत है। पाकिस्तान के वजीर इत्तलात के हवाले से खबर आई नाजरीन, इंतहाई खौफनाक खबर है, और उन्होंने बताया जनाब के अता तारड़ को जाती मोबाइल पर इंडियन नंबरों से हिरासा करने की कोशिश की गई। अब इसके ऊपर जो है वो टीवी चैनल के ऊपर खबरें भी चल रही थी। एक तो हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है ये बहुत जल्दी हरासा हो जाते हैं। चंद नौजवान इनको देख के एक दिन हंस रहे थे, बल्कि इनको देखकर नहीं हंस रहे थे, वो अपनी किसी बात पे हंस रहे थे, तो ये वहां पे भी हरासा हो गए और उन नौजवानों को गिरफ्तार करवा दिया इस्लामाबाद में, आपको याद होगा।
एक दिन पुलिस जो है वो कारकुनों के साथ सख्ती कर रही थी, डांट रही थी, ये खुद ही भाग के जाके पुलिस वालों की गाड़ी पे चढ़ गए। गुजरावाला डिवीजन में जब ये अपोजिशन में हुआ करते थे कि इससे पहले कि पुलिस मुझे डांटे या मुझे मारे, मैं चढ़ जाता हूं गाड़ी में, खुद ही जाके गाड़ी में बैठ गए। फिर पुलिस वालों ने उतारा, जनाब आपको गिरफ्तार नहीं करना, आप अपने घर जाएं। तो ये बहुत जल्दी हरासा हो जाते हैं। हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बड़े नाजुक से आदमी हैं, तो इनकी जो है वो हिफाजत के लिए स्पेशल बंदोबस्त करना चाहिए। नाज़रीन, पाकिस्तान में और इंडिया में जंग का माहौल बना, लेकिन इसके बावजूद जो पाकिस्तान के ISPR के तराने हैं या वो जो नगमे बनाए जा रहे हैं, उन प्रोडक्शंस के ऊपर अभी भी उनका काम नहीं चल सका। जोर लगाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। मैंने एक नया नगमा भी सुना, लेकिन वो मुझे मिला नहीं वहां पे ISPR की वेबसाइट पे। वैसे भी इंडिया में अब ISPR को भी बैन कर दिया गया है। हमारे सारे चैनल्स तो बैन हुए ही हुए, ISPR भी बैन हो गए, लेकिन अभी भी इस वक्त भी जो काला चैनल है वो इंडिया में देखा जा रहा है और वहां पे वो चल रहा है। शायद उनकी नजर नहीं पड़ी है, उनको आइडिया नहीं हुआ कि ये काला चैनल बाकायदा पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के फंड से चलता है और लगातार चल रहा है। उमर अयूब साहब ने नाज़रीन एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, ये मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये खबर जब मैंने पहले पढ़ी तो मुझे यकीन भी नहीं आ रहा था कि ये मामला इस तरीके से है। देखिए, खबरें तो थी, लेकिन अब पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर कह रहे हैं और पूरे यकीन से कह रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। जो उन्होंने ट्वीट किया वो अंग्रेजी में है। मैं आपकी आसानी के लिए, बहुत सारे लोग नहीं अंग्रेजी समझते, तो मैं बता देता हूं कि वो एक्चुअली क्या कह रहे हैं। उमर अयूब साहब ने कहा कि यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई हो रही है उसमें यूक्रेन रोजाना की बुनियाद पर 4000 से 7000 तक 155 mm के जो आर्टिलरी शेल्स हैं वो चलाता है। ये शेल मारता है रशिया को 155 mm के। ये बड़ा तगड़ा हथियार है और ये इंटरनेशनली बहुत सारी जंगों में ये इस्तेमाल होता है। ये रोजाना रशिया को 5000 या 4000 से लेकर 7000 तक शेल मारता है यूक्रेन, ये उनकी आर्मी इस्तेमाल करती है। जबकि दूसरी जानिब जो रशिया इस्तेमाल करता है वो 20,000 तक आर्टिलरी के शेल्स पर डे इस्तेमाल करता है। ये जो एक शेल है ना, इसकी जो कीमत है या इसकी जो लागत है एक शेल की, ये उमर अयूब साहब बताते हैं कि लगभग $3000 का ये एक है, यानी $2900 का ये एक शेल है। नेटो ने डिमांड की थी 1922 में, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और उस वक्त की इनकी जो केयर हुकूमत बनी थी बाद में, वो भी इन्होंने जो अप्रोक्सीमेटली जो शेल्स फराहम किए हैं यूक्रेन को, यानी पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियार फराहम किए हैं रशिया के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। इमरान खान की पॉलिसी ये थी कि हमने इसमें न्यूट्रल रहना है, हमने बिल्कुल हथियार नहीं देने, हमने इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में हम ना रशिया के साथ होंगे ना यूक्रेन के साथ होंगे। तो इमरान खान साहब ने तो ये हथियार नहीं देने थे, लेकिन आपको पता है कि हथियारों का धंधा या जंग का धंधा वो बड़ा कारोबारी जबरदस्त किस्म की कारोबार है एक।